हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष एकेडमी। अभिलक्ष एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम पटवारी का एक और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपके डीडीए, जीएसए, एएसओ के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। इसमें आप पैटर्न को नोटिस करो। जीएसए 2017 और 2020 के क्वेश्चन के पेपर को सॉल्व करो तो उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सिमिलर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है यहाँ पर भी आपको सेम क्वेश्चंस या लगभग आसपास के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर आज देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसमें हम मैथ्स भी कवर करेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है सिलॉक्स का। और यहां पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसने कहा सम ऑलमंड्स आर कैश्यूज, सम ऑलमंड्स आर कैश्यूज। ठीक है, और ऑल कैश्यूज आर नट्स, ऑल नट्स आर फ्रूट्स। कंक्लूजन आपको गिवन है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले कंक्लूजन पूछा कैश्यू और फ्रूट्स का। कैश्यू ये रहा और फ्रूट ये रहा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नट्स और नट्स कॉमन है, ऑल भी है स्टेटमेंट के पास, तो इसका मतलब ऑल कैश्यूज आर फ्रूट्स, ये स्टेटमेंट बन जाएगी और इसका मतलब ये करेक्ट है। नेक्स्ट, सम फ्रूट्स आर ऑलमंड्स, सम फ्रूट्स ये रहा और ऑलमंड्स ये रहा, तो फर्स्ट और सेकंड को ज्वाइन करके सम ऑलमंड्स आर नट्स बनेगा, उसको थर्ड के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा हमारा। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करके फिर जो स्टेटमेंट बनेगी उसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेटमेंट बनेगी सम ऑलमंड्स आर नट्स, फिर नट्स नट्स कॉमन हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, सम ऑलमंड्स आर फ्रूट्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑल नट्स आर ऑलमंड्स, नट्स और ऑलमंड्स की बात करें, नट्स कहां पर है, ये रहा, और ऑलमंड ये रहा। ऑल नट्स आर फ्रूट्स, ऑलमंड्स नहीं, ये गलत है क्योंकि यहां पर नट्स के पास ऑल नहीं है, सम है। तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर है। ठीक है, ये मेथड सीखने के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर सीरीज का, और सीरीज में बल्कि आपको यहां पर दिया हुआ है क्या, सीरीज में आपको गिवन है, काफी लंबी सीरीज गिवन है। इसमें पूछा क्या है, आप ये देखो, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स इन द अबव अरेंजमेंट आर देयर, अबव स्ट्रिंग आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। मतलब ये पूछ रहा है कि कितने कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जो कि उसके तुरंत बाद एक सिंबल है। ठीक है, और उसके तुरंत पहले एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एक इवन नंबर है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट देख रहे हैं जिसके बाद या तो आप इवन नंबर देख लो, इवन नंबर के बाद कॉन्सोनेंट होने चाहिए, कॉन्सोनेंट के बाद सिंबल होना चाहिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आर से। आर सबसे पहले इवन नंबर हमें ये मिल रहा है 8 के बाद कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद सिंबल है, ये एक ग्रुप फाइंड होगा। नेक्स्ट इवन नंबर देखो, ये रहा 8 के बाद सिंबल नहीं है, छोड़ो। नेक्स्ट इवन नंबर ये 2B% 2 कॉन्सोनेंट सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट 4% G ना, ठीक है, बीच में कॉन्सोनेंट होना चाहिए था यहाँ पर। नेक्स्ट 6 7 नहीं, 7 एंड नहीं बिल्कुल, और आगे चलें 8F%, ये भी एक ग्रुप फाइंड होगा क्योंकि 8 के बाद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद परसेंटेज, और 4 6A ये तो आएगा लेकिन ये वॉवल है, ए जो है वॉवल है। ठीक है, नेक्स्ट 4U एंड 4 इवन नंबर है, यू कॉन्सोनेंट है, एंड सिंबल है। ठीक है, 5 6F ये भी आ गया हमारे पास। ठीक है, 4 इवन नंबर है। ठीक है, उसके बाद सॉरी ये वॉवल है, यू वॉवल है, 6F एंड, और फिर आगे देखेंगे तो 3E वॉवल है। ठीक है, इसका मतलब कितने नंबर मिले हमें, 4 पेयर्स ऐसे मिले जिसमें ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इसमें ऑड वन आउट, नॉन वर्बल की सीरीज है, नॉन वर्बल के क्लासिफिकेशन है जिसमें ऑड वन आउट हमें फाइंड आउट करना होता है। देखो, अगर इस फिगर को देखें, ठीक है, इस फिगर को देखें तो ये इसका लेफ्ट हैंड है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ये जो एफ बन रहा है यहाँ पर, ये इसके लेफ्ट हैंड की तरफ बन रहा है। अब अगर इसको रोटेट भी करोगे तो लेफ्ट हैंड, ये अगर इस तरह से फेस हो तो लेफ्ट हैंड, अगर ये नीचे की तरफ है तो लेफ्ट हैंड, ये यहाँ पर इस तरफ फेस है तो इसके राइट हैंड की तरफ ये आ रहा है, यहाँ पर ये मिस्टेक है, यही इसका ऑड वन आउट है। तो आप इसको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का पॉइंटिंग फॉर्म है, और जब भी पॉइंटिंग फॉर्म कहाँ से शुरू हो, माय से, तो माय से शुरू करेंगे। माय कौन है, जिसने वो सेंटेंस बोला है, गथिन ने बोला है, गथिन का जेंडर नहीं पता है। गथिन की मदर
माय से शुरू करेंगे, माय मदर मतलब गथिन की मदर, ठीक है, उस मदर की मदर, उस मदर का सन, ठीक है, तो ये होगा, और उस सन, फिर माय से पहले आ जाओ उस सन की डॉटर, उस सन की डॉटर, यही वो सरिका है। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपको। अब इसने पूछा है कि हाउ इज सरिकाज फादर, सरिका का जो फादर है वो गथिन की मदर का क्या लगेगा, तो हमने कहा ब्रदर लगेगा। सरिका का जो फादर है वो गथिन की मदर का क्या लगेगा, ब्रदर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक क्लियर है। हिंदी में आप यहीं से शुरू कर सकते हो अगर हिंदी में आप करना चाहते हो, वह से, वह मेरी, मेरी मतलब गथिन, ठीक है, गथिन की माँ, उस माँ की माँ, और फिर माँ का पुत्र, और उस पुत्र की पुत्री, ठीक है, यही सारिका। इस तरह से आप बना सकते हो। फिर इसने कहा था गथिन की जो सारिका का जो फादर है वो गथिन की मदर का क्या लगेगा, हमने कहा ये दोनों भाई बहन हैं तो ब्रदर लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीरीज में अगर हम यहाँ पर देखें तो 89 का डबल नहीं, ये 89 के डबल के आसपास नहीं है, तो हमें एक बार इसका डिफरेंस निकाल लेना चाहिए। ठीक है, एक बार डिफरेंस यहाँ पे सीरीज लिख लेते हैं, 40, 51, 66, 89, 128 और डैश। ठीक है, अगर हम यहाँ पर निकालें डिफरेंस तो यहाँ पर आएगा डिफरेंस 11 का, यहाँ पर आएगा डिफरेंस 15 का, यहाँ पर आएगा डिफरेंस 23 का, यहाँ पर डिफरेंस आएगा 18 में से 9 गए 9 आएगा, और यहाँ पर 11 में से 8 गए 3 आएगा 39। ठीक है, यहाँ पर भी डिफरेंस निकाल लेते हैं 4, यहाँ पर डिफरेंस आएगा 5 और 3 8, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 6 4 16। ठीक है, 16 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 8 16, इसका मतलब 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32 आना चाहिए। इसमें 32 जुड़ेगा तो यहाँ पर आएगा 71, 71 इसमें जुड़ेगा तो 189 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। सॉरी कुछ 199, सॉरी 199 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो एक बार वो लाल बटन दबा दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इनइक्वालिटी। देखो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन तो हर पेपर में 2 आ ही रहे हैं, मिनिमम 2 तो आ ही रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है ये, कि y और u के बीच में रिलेशन देखते हैं। y और u तो ये रहा एक ही में है, तो हमने देखा कि इसमें बताना क्या, नॉट करेक्ट वाला बताना है। तो इसका मतलब u की तरफ प्रेफरेंस के हिसाब से ये वाला साइन आना चाहिए, मतलब u की तरफ एरो होना चाहिए, ये ठीक आ रहा है। ठीक है, हमें गलत वाला बताना है। नेक्स्ट, g और p, g कहाँ पर है, ये रहा, और p यहाँ पर है। इन दोनों में सेंटेंस में c कॉमन है, तो g और p को सेंटेंस बनाना है, और c कॉमन है दोनों में, तो g और c के बीच में कौन सा साइन है, g की तरफ एरो है। c और p के बीच में कौन सा साइन है, c की तरफ एरो है। ठीक है, प्रेफरेंस के हिसाब से ये वाला साइन लेंगे, तो इसका मतलब g की तरफ एरो आ रहा है, यहाँ पर g की तरफ एरो नहीं है, यही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी आप देखोगे तो k और r के बीच में, देखो अगर चेक करना चाहते हो कि बाकी ये भी चेक कर लेते हैं, तो k और r के बीच में अगर रिलेशन निकालना है तो k कहाँ है, ये रहा, और r यहाँ है, c कॉमन है। k और c के बीच में c की तरफ एरो, c और r के बीच में r की तरफ एरो, तो यहाँ पर भी r की तरफ, तो ये बिल्कुल ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, जो कि गलत रहा होगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये क्लियर है, इनकरेक्ट वाला बताना था हमें। नेक्स्ट में अगर बात करें, फिर से एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर ये छोटी छोटी स्टेटमेंट्स गिवन है, तो इसको एक स्टेटमेंट में बना लेते हैं। a इक्वल टू जी लिखा हुआ है, अब a से या g से तो कुछ रिलेट हो नहीं रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब आप आ जाओ a से रिलेट करो कि a से जुड़ा हुआ y है, मतलब a छोटा है y से, तो यहाँ पर बना लिया। y से जुड़ा हुआ l है, मतलब y छोटा है l से, मैंने साइन चेंज कर दिया उस हिसाब से। l से जुड़ा हुआ w है, l बराबर है w के, और w भी इक्वल है t के, तीनों इक्वल थे तो हमने इक्वल कर दिया। ठीक है, और फिर t से रिलेट कुछ है नहीं, तो एक काम करते हैं, w को इक्वल टू t कर लेते हैं, और इक्वल टू यहाँ पर w लिख लेते हैं, क्योंकि w से जुड़ा हुआ m है, w बड़ा है m से, और m बड़ा है f से, तो एक स्टेटमेंट हमारी ये बन जाएगी। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये क्लियर है, सारी स्टेटमेंट हमने ज्वाइन कर ली है। ये तीनों इक्वल थे तो आप इधर उधर लिख सकते थे, हम इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखो फर्स्ट, विच वन इज करेक्ट, हमें करेक्ट वाला बताना है। तो हमने देखा t और m के बीच में अगर रिलेशन हम देखें यहाँ पर, तो प्रेफरेंस के हिसाब से ये वाला साइन आएगा, m की तरफ एरो, ये गलत है।
ठीक है। नेक्स्ट W और Y के बीच की बात करें तो इन तीनों में से प्रेफरेंस ये वाला साइन, मतलब Y की तरफ एरो, ये फिर से गलत। G और L की बात करें, G और L में अगर देखा जाए तो सारे सिंबल्स एक ही तरफ है, प्रेफरेंस के हिसाब से यही है, ये मतलब G की तरफ एरो आना चाहिए। ठीक है, G की तरफ एरो नहीं है। नेक्स्ट F और L की बीच की बात करें, F और L ये रहे, सारे सिंबल इसके तरफ है, F की तरफ ही एरो आ रहा है, इसका मतलब ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। हमें करेक्ट वाला बताना था, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इनकरेक्ट बताना है या करेक्ट वाला बताना है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। देखो, सेलेक्ट द पेयर इन हैव द सेम रिलेशनशिप। ठीक है, यूरो और ऑस्ट्रिया, अगर बात करें यूरो जो है वो ऑस्ट्रिया की क्या है, करेंसी है। ठीक है, और फर्स्ट में हमें करेक्ट मिल गया, कुवैत की भी दिनार है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, भूटान की नहीं है, ये ब्राजील की डॉलर नहीं है, ये इजिप्ट की पेरू नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक आपको ये समझ आया, सेम रिलेशन है, यूरो जो है ऑस्ट्रिया की ठीक है करेंसी है। नेक्स्ट क्लैन किसी तरह से OZMZ के साथ रिलेशन, OXMZ के साथ रिलेट कर रहा है, और हमें बताना है इसी तरह से DUET VWGF के साथ रिलेट कर, सॉफ्ट का कोड हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ऑपोजिट लेटर्स का पेयर ही दिख रहा है, C और X, L और O, A और Z, M और N। तो यहाँ पर उम्मीद है कि यहाँ पर समझ आ रहा होगा आपको, ये कहीं ना कहीं क्रॉस में ऑपोजिट लेटर, या ये कह सकते हैं मिरर इमेज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सॉफ्ट का कोड, अगर मुझे पता करना है तो मैं इन दोनों का ऑपोजिट लिखूंगा, O का ऑपोजिट L, S का ऑपोजिट H होता है, T का ऑपोजिट G होता है, F का ऑपोजिट U, LHGU इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट। बिल्कुल ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ आ रहा होगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो, अगर आपने प्रीवियस सीरीज देखी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो हर एक पेपर में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, हर एक पेपर में क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, मतलब इन मैथमेटिकल इनइक्वालिटी, मैथमेटिकल इक्वेशंस आ रही हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी आ रही है, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन आ रहा है, डायरेक्शन का देखो कोई टॉपिक, कोई ऐसा एक आध क्वेश्चन में आया होगा तो आएगा, लेकिन सब में रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो काफी सारे टॉपिक्स ऐसे, रैंकिंग का नहीं आ रहा है, सीरीज आ रही है, 2 2 3 3 सीरीज आ रही है। चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर हमें मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या करना है, इसमें नंबर्स भी चेंज करने हैं और सिंबल्स भी चेंज करने हैं, और देखो कौन सा करेक्ट आएगा। फर्स्ट देखते हैं, 39 और 13 को चेंज करते हैं, मतलब 13 की जगह पर 39 लिख देते हैं और 39 की जगह पर 13 लिख देते हैं, ये हो गया। डिवाइड की जगह पर माइनस लिख देते हैं और माइनस की जगह पर डिवाइड लिख देते हैं, यहां पर ये आएगा। ठीक है, आप ये बताओ क्या 15 जो है 13 से डिवाइड होगा, नहीं, इसका मतलब ये करेक्ट था, गलत आंसर बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट 39 की जगह पर 156 लिख देते हैं, इनको जगह बदल देते हैं और इसकी जगह पर 39 लिख देते हैं। ठीक है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड। अब आप एक बार बताओ, अगर ये यहाँ पर रहा तो 7 डिवाइडेड बाय 39 और मल्टीप्लाई होगा ये 15 से, तो क्या ये सॉल्व हो पाएगा? अगर 5 से ये आ जाएगा 1 3 13, ये डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट आंसर है। ठीक है, ये भी आंसर आपको एग्जैक्टली 78 बनाकर नहीं देगा। नेक्स्ट 15 और 13 को बदलते हैं, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा, प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करें, प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह पर अगर प्लस करें तो शायद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड है और ये डिवाइड होकर हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है 15 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 156 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 39 इक्वल टू 78 आना चाहिए। ठीक है, तो पहले बॉड मास लगा लेते हैं, ये 13 से 1 12 टाइम्स जा रहा है, 12 माइनस 39 और प्लस 15 सत्ते 105। ठीक है, क्या ये 78 बनेगा जाकर? तो हमने कभी देखो, अगर 105 में 12 प्लस करते हैं तो 1 1 7 आ जाता है, माइनस 39 करोगे तो ये आ जाएगा, 17 में से 6 गए और 17 में से 9 गए 8 और 10 में से 3 गए 7, तो इसका मतलब ये करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने, डिवाइड का साइन बहुत हेल्प करता है। अगर डिवाइड की साइन ऐसी जगह पर आ गया जिसकी वजह से कोई फ्रैक्शन क्रिएट हो रहा है या डेसिमल में नंबर आ रहा है, तो उसको छोड़ दो, वो करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पजल का क्वेश्चन है। इसने कहा कि पी और आर का एग्जाम है मंडे से लेकर संडे तक, सेम वीक में, लेस देन 3%। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। संडे
सॉरी मंडे से शुरू कर रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, 7 दिन है। देखते हैं, इसने कहा लेस देन 3 पर्सन आफ्टर पी, मतलब पी के बाद में या तो 1 पर्सन है या 2 पर्सन है। ठीक है, पी के बाद में। नेक्स्ट, ओनली 3 पर्सन हैव एग्जाम बिफोर एम, ओनली 3 पर्सन एग्जाम बिफोर एम, एम के पहले केवल 3 लोगों का एग्जाम है। ठीक है, तो इसका मतलब एम थर्सडे को रहा होगा, एम जो है थर्सडे को रहा होगा, इससे पहले 3 लोगों का एग्जाम हो गया। एल एग्जाम इज इमीडिएटली आफ्टर एम, एल का एग्जाम जो है इमीडिएटली आफ्टर एम है, ये भी हो गया हमारे पास। पी एग्जाम इज इमीडिएटली बिफोर ओ, पी एग्जाम इज इमीडिएटली बिफोर ओ, तो इसका मतलब पी और ओ एक साथ आएंगे जहां भी आएंगे। ठीक है, आर एग्जाम इज इमीडिएटली आफ्टर एन, आर एग्जाम इज इमीडिएटली आफ्टर एन, ये भी ठीक है, ये दोनों एक साथ आएंगे। के एग्जाम इज इमीडिएटली आफ्टर आर, के एग्जाम इज इमीडिएटली आफ्टर आर, इसका मतलब ये एन, आर और के एक साथ आएंगे। ठीक है, ओके, बाद में पूछा एन का एग्जाम किस दिन होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब पी के बाद में या तो 1 पर्सन है या 2, इसका मतलब यहां पर तो जगह खत्म हो गई, पी को यहीं रख सकते हैं बस, जिसके बाद में केवल ओ आएगा और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, ऊपर कहीं रख ही नहीं सकते हम। ठीक है, और एन आर के कहीं ना कहीं इन्हीं 3 प्लेसेस पर आएगा जो बची हैं, तो इसका मतलब कंप्लीट हो गया। इसने पूछा ऑन विच डे एन एग्जाम, एन का एग्जाम कौन से दिन था भाई, मंडे को था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है यहां तक ये आपको क्लियर है। क्वेश्चन एक ही बार पढ़ो, नोट्स बना लो बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये एक रियल डायग्राम में बैठेंगे। ठीक है, अगर आप उस तरह का करोगे तो काम आसान हो जाएगा और आपके लिए समय भी इसमें बहुत कम लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सीरीज है, नॉन वर्बल की सीरीज है, इसमें बताना है यहां, ठीक है, देखो यहां पर जो सिंबल है वो अपनी प्लेस को यहां लेकर आ रहा है, देखो ये आ गया, ये जो रहा होगा ये यहां आया होगा, देखो तो ये जो है वो यहां आना चाहिए, इसका मतलब ये जो हेक्सागन है, ठीक है, वो राइट में आएगा, और हेक्सागन राइट में केवल 2 ऑप्शंस में है, इसमें या इसमें। ठीक है, अब हमारा काम ये स्क्वायर से तो नहीं होगा, या तो इस एरो को देखना पड़ेगा। चलो यहाँ पर ऊपर वाली प्लेस पर देख लेते हैं, यहां पर क्या आ रहा है, ये जो एरो है वो ऊपर आ गया, ये जो यहाँ पर एरो है, यहाँ पर ये जो हेक्सागन था ऊपर आया था, तो ये जो टी है, ये जो टी है ऊपर आएगा, तो यहाँ पर टी जो है वो ऊपर आना चाहिए, इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका 4 होगा। ठीक है, ये इस तरह से आप इसके पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में भी ऐसी ही कुछ पैटर्न था उसमें भी। चलो नेक्स्ट, मैथमेटिकल इक्वेशन, यहाँ पर सिंबल्स चेंज करने, एंड का मतलब है एडिशन, एंड का मतलब है एडिशन, एंड तो शायद कहीं पर भी नहीं दिया है, कोई बात नहीं। हैश का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, हैश का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, हैश का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और एंड का मतलब है, देखो हैश पहले मार्क कर लेते हैं, हैश का मतलब है मल्टीप्लिकेशन हर जगह पर, ठीक है, और नहीं है। एंड का मतलब है आपका डिवीजन, एंड का मतलब है डिवाइड, एंड का मतलब है डिवाइड, एंड का मतलब है डिवाइड, सॉरी एंड नहीं, एट द रेट का मतलब है, ये एट द रेट का मतलब है डिवाइड। परसेंटेज का मतलब है सब्सट्रैक्शन, परसेंटेज का मतलब है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, इसका मतलब यहाँ पहले से सिंबल इसने किया हुआ, और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा ही है। चलो अब यहां पर सॉल्व करते हैं, बॉड मास लगाते हैं, 12 गुना 55 डिवाइड, पहले तो डिवाइड होगा ये 12 1 12, 11 से डिवाइड होगा तो ये 5 आ जाएगा, प्लस 77 माइनस 15 चौक 60, 60 माइनस 39/13, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो 12 पंजे 60, 60 प्लस 77 माइनस 60 माइनस 3, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 77 माइनस 3 74 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा था, इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, सिंबल ही चेंज करने हैं। नेक्स्ट, 8 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, 8 लोग हैं जिनका फेस नॉर्थ की डायरेक्शन पे है, 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, यहां पर हमने बना लिए हैं, अगर कोई इसमें पुट होगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ और देखेंगे। चलो, ओनली पी इज सिटिंग बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, पी जो है वी और डब्ल्यू के बीच में, पी जो है वी और डब्ल्यू के बीच में है, और हमें नहीं पता वी यहां पर है
या यहां पर है, ठीक है। P जो है V और W के बीच में है, ठीक। नेक्स्ट, V इज सिटिंग एट वन एंड, V या तो इधर बैठा है या इधर बैठा है, बाद में मिटा देंगे इसको में से एक V को। Q इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U, Q इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U, तो यहां पर इस तरह से बैठेंगे, पता नहीं कौन सी जगह पर कौन बैठेगा। W इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, W इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, W इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q के थर्ड लेफ्ट और 1 2 3 लेफ्ट। R इज सिटिंग बिटवीन W एंड T, R जो है W और T के बीच में बैठा है, W और T के बीच में R बैठा है, ठीक है। और ओनली 2% सिटिंग बिटवीन P एंड T, P और T के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसने पूछा है हाउ मेनी पर्सन सिटिंग लेफ्ट टू S, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, W से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और इसने ये भी कहा था V किसी एक एंड पर बैठा है, तो अगर मैं ये वाली कंडीशन मानकर चल रहा हूं कि अगर W V यहां पर बैठा है तो W को मुझे यहां बिठाना पड़ेगा। अगर V यहां बैठा है तो W को यहां बिठाना पड़ेगा, और W के राइट में काफी सारे लोग हैं जो बैठ नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये V नहीं है, V पता चल गया इसी तरफ है, लेफ्ट में, V लेफ्ट में ही है, ठीक है। V अगर लेफ्ट में है तो V और W के बीच में कौन है, P। W और T के बीच में R है, तो यहां पर R आ गया। W को देखते हुए 2 प्लेसेस राइट में छोड़कर Q आएगा, ये आ गया, और Q से 1 प्लेस छोड़कर U आएगा, ये आ गया। P और T के बीच में 2 लोग, P और T के बीच में 2 लोग, ये वैसे भी कंप्लीट हो गया, और 1 पर्सन बचा है S। अब इसने पूछा S के लेफ्ट में कितने लोग हैं। S के लेफ्ट में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है यहां तक आपको ये क्लियर आ रहा है, ठीक है। जिस तरह से मैं मेथड अप्लाई कर रहा हूं, हो सकता है आपका डिफरेंट मेथड हो, ठीक है, लेकिन हमारा मोटिव एक ही होना चाहिए कि आपका कम समय लगना चाहिए। किसी किसी को मेथड समझ आते हैं, किसी किसी को किसी और टीचर के समझ आते हैं, किसी को कुछ समझ आता है, ठीक है। तो वो उसके लिए जज मत करना, ठीक। चलो यहां पर बात करते हैं इनमें से इनकरेक्ट सीरीज, ठीक है, कौन सी अलग है। चलो नंबर लिखते हैं सबसे पहले। अगर यहां 1 4 7 फर्स्ट लेटर देख रहे हैं, 10 13 16, तो देखा जाए +3 +3 +3 +3 +3, सब में +3 हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट में तो कोई एरर नहीं है। सेकंड में 12 15 18 21 24 और 1 मतलब 27, सीरीज बढ़ रही थी, मैं 27 लिख रहा हूं। +3 +3 +3 +3 +3, ठीक है, ये भी करेक्ट है, थर्ड लेटर भी करेक्ट है। फोर्थ में 20 23 26 3 6 और 10, +3 +3 +3 +3 +4 हो रहा है यहां पर, ये करेक्ट, ये गलत है, ठीक है। कौन से वाला, ये वाला, मतलब +3 होकर यहां पर से आना है, PAJ, ये करेक्ट, ठीक है। ये वाला इनकरेक्ट है टर्म। उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा। लेटर्स में ज्यादा आसान था, नंबर्स में अगर फाइंड आउट कर पता नहीं किस तरह की सीरीज बन रही होगी, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अल्फाबेट्स में आसान लगता है। चलो यहां पर देखो, इनमें से कौन सा एक अलग है। सीज का कोड IDMIW गिवन है और RWNRD गिवन है, ठीक है, ओके, ठीक। देखो यहां पर I का ऑपोजिट R, D का W, M का N, I का R, D का W, ठीक है, ऑपोजिट लेटर्स हैं। S का H, K का P, R का I, E का V, Q का J, ठीक है। L का O, G का T, V का E, S का H, X का C, बिल्कुल, V का T नहीं, यही गलत है, इनकरेक्ट है इसमें। और इसमें देख सकते थे रिलेशन क्या है, लेकिन ऑपोजिट लेटर मेरे को दिख रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका ट्राई किया, ठीक है। तो V का ऑपोजिट T नहीं है, E आएगा। I का ऑपोजिट R आना चाहिए था, गलत हो रहा है, ठीक है तो ये भी ऑपोजिट, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्रॉस में है। ये डायरेक्ट लिखे हुए थे, लेकिन ये क्रॉस में लिखे हुए हैं। देखो H का S आता है यहाँ पर, ठीक है। चलो
नेक्स्ट सीरीज है यहाँ पर, और मैंने पहले बताया आपको काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 है तो 7 7 के ग्रुप बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर बना लेते हैं और ये ठीक है। अब ये पेयर एक जैसे कर दो, बस सारे पेयर्स को एक जैसे। एस डी शुरू में आएगा, एस डी आ रहा है, एस डी एफ आएगा, एस डी एफ आएगा, एस डी एफ आ रहा है। ठीक है, लास्ट में डब्ल्यू एम तो डब्ल्यू एम आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आर आ रहा था तो यहाँ पर आर आएगा और यहाँ पर भी आर आएगा। सीरीज कंप्लीट, एस डी एफ आर ई डब्ल्यू एम, एस डी एफ आर ई डब्ल्यू एम, एस डी एफ आर ई डब्ल्यू एम कंप्लीट। तो एफ ई एस आर एम आर डब्ल्यू, एस एफ ई एस आर एम आर डब्ल्यू, ये आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरह की सीरीज सभी एग्जाम्स में इसमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4 लेटर क्लस्टर है जो गिवन है, उसमें से एक अलग है कोई। ठीक है, तो नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, आर 18 है, वी 22 है, जेड 26 है और डी 4 है, +4 +4 +4। ठीक है, बी 2, एफ 6, जे 10, एन 14, +4 +4 +4। ठीक है, 21 25 3 और 6, +4, 26 1 2, 26 1 2 3। ठीक है, +4। ठीक है, 25 +4 कितना था ना, मैं 29 आना चाहिए था। तो ए 26 पर आता है, बी 27 पर आता है, सी 28 पर आता है। सी 28 होना चाहिए था, सी को हम 28, सॉरी ए 27 पर आता है, बी 28 पर और सी 29 पर। ठीक है, 29 ये भी ठीक है। तो के 11 15 19 और 23 +4 +4 एक मिनट हो, यहां पर कितना प्लस हुआ था? 18 में +4 हुआ था, 26 में +4 हुआ और यहाँ पर 22 में +4, 26 में +4। ठीक है, और नेक्स्ट 2 6 10 14, 2 6 +4 हो रहा है, +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। U 21 पर आता है, Y 25 पर आता है, C 3 पर मतलब 3 मतलब 29, 27 28 29 और F जो है वो 6 पर आता है। ठीक है, यहाँ ये देखो +4 और यहाँ पर +3 हुआ है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बाकी में सब में +4 हो रहा था, इसमें गलत था। नेक्स्ट 10 बॉयज हैं ABCDEFG सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ओके, स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर टेबल बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, सर्कुलर टेबल, और कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर? 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, इतने लोग बैठा लेते हैं, 10 लोग हो गए, 5 और 5 10। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। L इज 4 टू द राइट ऑफ D, L जो है D के 4th राइट पर है, तो D अगर यहां बिठा लेते हैं तो D के 4th 1 2 3 4 यहां पर L आएगा। E इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ K, E इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ K, K के सेकंड लेफ्ट पर E है, यहां पर कहां पर आएगा पता नहीं। G इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D, G इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D, D के सेकंड लेफ्ट पर G आएगा, बिल्कुल करेक्ट। F इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, F इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, 1 2 3, F इधर आएगा, G का लेफ्ट इधर ही होगा। E is second, sorry, F is third, L is immediate right of B, L is immediate right of B, B यहां पर आएगा, B के immediate right पर L आ जाएगा। E is third to the right of L, E is third, 1 2 3, E is third to the right of L। ठीक है, H और A immediate neighbor हैं, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। E को देखते हुए E के राइट में K, E के राइट में एक प्लेस छोड़कर K। ठीक है, और इसने कहा था H और A नेबर है, H और A नेबर है तो यहां पर होंगे, लेकिन इनकी प्लेस हमें नहीं पता। और एक पर्सन बचा है, कौन? A B C बच गया, तो C यहां पर आएगा। ठीक है, अब इसने पूछा C के थर्ड राइट पर कौन है? C के थर्ड राइट पर 1 2 3, C का थर्ड राइट इधर होगा, आंसर क्या होगा? K, ऑप्शन नंबर 4।
ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर है, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो क्या कह रहा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सिंबल्स दिए हुए हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। एम हैश टी, हैश का मतलब है भाई हस्बैंड, तो एम जो है वो हस्बैंड है किसका, टी का, तो इसका मतलब टी फीमेल है। टी और आर के बीच में परसेंटेज, मतलब टी इज सिस्टर ऑफ बी, टी इज सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, बी का जेंडर नहीं, सॉरी, टी इज सिस्टर ऑफ आर। ठीक है, आर और के बीच में प्लस, प्लस मतलब डॉटर, आर जो है वो डॉटर है किसकी, के की, तो के ऊपर फादर भी हो सकता है, मदर भी। नेक्स्ट ग्रुप के एट द रेट मतलब वाइफ, के जो है वो वाइफ है किसकी, एल की, तो एल जो है वो मेल होगा क्योंकि के वाइफ थी। एल और एन के बीच में एंड, एंड मतलब फादर, एल जो है फादर है किसका, एन का, तो एन नीचे आ जाएगा, जेंडर नहीं पता, डॉटर भी हो सकता है, सन भी। और एन हैश मतलब हस्बैंड, एन जो है वो हस्बैंड है किसका, जी का, तो जी इसकी वाइफ हो जाएगी। ठीक है, फीमेल। इसने कहा कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान से देखना करेक्ट। क्या जी डॉटर इन लॉ है के की, क्या जी जो है डॉटर इन लॉ है के की, हाँ भाई देखो के का बेटा है एन, एन की वाइफ, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर, फर्स्ट करेक्ट हो गए बिल्कुल। ठीक है, देखो सेकंड गलत ही होगा, एन सन इन लॉ है क्या एल का, एन जो है सन इन लॉ है क्या एल का, नहीं वो तो सन है। के मदर है एम की, के मदर है एम की, नहीं एम की तो मदर इन लॉ है। एल फादर इन लॉ है क्या, ठीक है, एल फादर इन लॉ है क्या, ठीक है, नहीं ये तो तीनों भाई बहन है, इसके भी इसके फादर है, इसका मतलब फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज गिवन है 7 नंबर्स का, 6 नंबर जिसमें हमें गिवन है और एक्स पता नहीं, तो 7 + 9, देखो हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन में n = एवरेज। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर सम निकाल लें इन सभी का, 7 + 9 + 11 + 15 + 18 + 19 + x डिवाइड करेंगे किससे, 7 नंबरों से, तो 13 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर इन सभी को ऐड करूं, 7 देखो ऐड कर लेते हैं, 9 और 11 20, 20 7 और 5 15 और 17 या 18 और 7 25, 25 और 45, ये और ये हो गया, ये और ये हो गया। ठीक है, 45 और 15, 45 और 15 60, 60 और 10 70, 70 और 9 79 प्लस x = 91, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 91 - 79, तो 11 में से 9 गए 2 और यहाँ पर 12, इसका मतलब वो जो नंबर रहा होगा वो कितना रहा होगा, 12 रहा होगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये क्लियर रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐड करके बस हमने वो माइनस कर लिया सम में से। एक इलेक्शन हुआ 2 कैंडिडेट्स के बीच में, जिसमें एक कैंडिडेट को 7590 वोट मिले जो कि 60% था वैलिड वोट का। क्या मैं ये बोल सकता हूँ 100 अगर वोट डले होंगे, ठीक है, तो उसमें से 60% वोट एक बंदे को मिला, मतलब 60 मिला होगा, इसका मतलब बाकी को 40% मिला होगा, जो कि 40 रहा होगा, ये वैलिड वोट ही है। ठीक है, वैलिड वोट है ये। तो इसने कहा कि अगर एक कैंडिडेट को इतना मिला तो दूसरे वाले को कितना मिला, तो हमने कहा ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 7590 की वैल्यू 60 है, तो 60 से डिवाइड कर दो, एक की वैल्यू आएगी, और आपको चाहिए दूसरे वाले कैंडिडेट को कितने मिले, 40 से मल्टीप्लाई, तो 2 और 3, 3 से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 3 और या 25 दूनी 5000 और 60, 5060, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, परसेंटेज में भी मैंने इस तरह के क्वेश्चंस कराए हुए हैं। नेक्स्ट, किसी सर्टेन सम को 13,230 हो जाता है, ये अमाउंट है 10% के रेट से हाफ ईयरली पर, तो इसने कहा उसी रेट पर 3 साल के लिए कंपाउंडेड ईयरली क्या रेट हो, क्या इंटरेस्ट बनेगा CI। चलो पहले 10% रेट देखो, 10% का मतलब है 1/10। ठीक है, और इसने हाफ ईयरली लिया है तो 5% लेना पड़ेगा, क्योंकि 5% ही रेट लगेगा हाफ ईयर में, तो 1/20। ठीक है, 1/20। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है, देखो आप ये देखो 1 साल में कितने हाफ ईयर आएंगे, आपने कहा 2, तो इसका मतलब मुझे 2 बार निकालना पड़ेगा, तो इसका मतलब 2 स्क्वायर मतलब 400 मानकर चलते हैं प्रिंसिपल, 400 के हिसाब से 20 रुपए इंटरेस्ट यहाँ पर आएगा, 1/20 मतलब 5%, 5% यहाँ पर आएगा, 5% यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, हमारे हिसाब से जो CI आ रहा है वो CI नहीं, अमाउंट जो बनती है 441 बनती है।
जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 13230 गिवन है। तो क्या मैं इसको 441 को 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 30 टाइम्स आ जाएगा ये। तो इसका मतलब आपने जो प्रिंसिपल माना है उसको भी 30 टाइम्स करो, ये आ जाएगा 12,000। इसका मतलब जो मेन प्रिंसिपल है, जो मेन प्रिंसिपल है आपका वो 12,000 था। इसलिए का इस पर आप 2 साल का 3 साल का 3 साल का इंटरेस्ट निकालो उसी रेट से, 10% के रेट से। ठीक है, तो 1200 यहाँ पर आएगा, 1200 यहाँ पर आएगा, 1200 यहाँ पर आएगा। 1200 का 10% 120, 120 यहाँ पर, 120 यहाँ पर और 12 यहाँ। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 12 12 60, 60 और 12 72, 72 लास्ट में आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 3972। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया? तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हो, सीआई के क्वेश्चंस बड़े आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसने कहा सरफेस एरिया एक स्फीयर का सेम है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और वो इक्वल है पाई आर स्क्वायर एच के। लेकिन यहां पर रेडियस जो है वो सिलेंडर का है, और यहां पर जो रेडियस है वो स्फीयर का है। स्फीयर का रेडियस आपको नहीं पता, लेकिन सिलेंडर का हाइट और डायमीटर गिवन है 10। ठीक है, तो पाई से पाई पहले काट देते हैं, और सॉरी वॉल्यूम नहीं है ये। 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया केवल गोलाई का पार्ट, टोटल नहीं। टोटल होता तो एच प्लस आर से और मल्टीप्लाई होता। ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस आर हो जाता। चलो यहां पर अब कैंसिल करते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 2 से 2 टाइम्स, और यहां पर 2 आर स्क्वायर आ रहा है। हमें यहां पर रेडियस पता है 10 का आधा 5 और हाइट है 10, तो यहां से आप काट सकते हो 5। आर का स्क्वायर 25 आया है, मतलब आर की वैल्यू 5 है। तो रेडियस ही पूछा था, इसने करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको ये क्लियर है, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की जो वर्कमैनशिप है बी एंड एस बी। ठीक है, ओके। ए की जो एफिशिएंसी गिवन है, एफिशिएंसी जो गिवन है, इसने कहा कि ए की थ्राइज है बी से, तो अगर बी 1 है तो ए की 3 है। ठीक है, दोनों मिलकर ये काम 15 दिन में कर सकते हैं। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों की एफिशिएंसी है 4, 4 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है 15 दिन में, इसका मतलब वर्क कितना होगा? 60। अगर इसी वर्क को किससे कराना है? ए से, तो 60 वर्क को आप किससे कराओगे भाई? ए से। कितनी एफिशिएंसी से? 3। तो कितने समय में हो जाएगा? 20 समय में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफाई करना। 2.3 इंटू 4.9 माइनस 1.8 मल्टीप्लाई बाय 2.2 प्लस 5.2 मल्टीप्लाई 3.7। काफी लंबी कैलकुलेशन है, काफी लंबी कैलकुलेशंस है, और फॉर्मूला भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। कोई यूनिट डिजिट खेलते हैं। 3 निम 27 का 7 ले लेते हैं, 2 10 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 सत्ते 14 प्लस 14 आ जाएगा। 14 का 2 है ना, 14 का 4 आ जाएगा। कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत शायद मुझे लग रहा है, मैंने कुछ नोट गलत किया है। 2 8 16, ये 2 8 16 था 6। ठीक है, तो 7 में से 6 गया 1, 1 प्लस 4 5, तो यूनिट डिजिट में 5 आना चाहिए, और ये करेक्ट है। 0 तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि 2 और 5 का मल्टीप्लाई कहीं हो नहीं रहा है। ठीक है, तो 5 यूनिट डिजिट आएगा। 26.55 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2√3 इंटू 7√7 इंटू 3√3 इंटू 4√7। आप एक बार बताओ, सारे मल्टीप्लाई में है, तो पहले तो ये जो रूट में नहीं है वो ले आओ बाहर। 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 4। अब 3 इंटू 3 √3 इंटू √3 3 एक और आएगा। 7 इंटू √7 इंटू √7 7 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सारी चीज़ों को। 3 3 9, 9 और 7 7 49, 8 9 72, ये 8 आ जाएगा। 8 9 72 इंटू 49, 2 9 18, 72 को 49 से मल्टीप्लाई, 2 9 18, 7 9 63 64, 2 4 8, 4 7 28, 8 9 15 3 5 2 8, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है,
ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेरीमीटर दिया हुआ है एक स्क्वायर का, एक स्क्वायर का क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर, जो कि 120 है। अगर एक स्क्वायर का पेरीमीटर 120, इसका मतलब 4 से भाग करो तो साइड जो है वो कितनी आ जाएगी, 30-30 आ जाएगी। ठीक है, 30-30 सारी क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी। अब इसने कहा कि एक रेक्टेंगल है जो कि साइड, स्क्वायर की साइड से 5 ज्यादा है, अगर 30 है तो ये 35 रहा होगा साइड, और ब्रेड 6 कम है, अगर 30 है तो 24 रहा होगा। तो इसने कहा कि डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना आएगा, 30 का 900 आएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 को 24 से, तो 4 पंजे 20, 3 चौक 12, 13 14, और 2 पंजे 10, 2 3 6 7, 840 आएगा। तो इसने ये पूछा है कि इनका डिफरेंस जो है, मतलब जो 60 है, वो किससे कंपेयर कर रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से, मतलब 840 का कितना परसेंट है। ठीक है, 0 से 0, 3, 21, तो 300 को 21 से डिवाइड करेंगे, 21 एक कम, सॉरी कुछ गलत हो रहा है। इसने क्या पूछा, डिफरेंस जो है, द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ स्क्वायर और दैट ऑफ रेक्टेंगल इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया ये आ रहा है। तो डिफरेंस इनके बीच में 60 का आ रहा है, ये 840 का कितना परसेंट है। इग्नोर, कुछ गलत ना कर दिया हो। 60 का डिफरेंस अपॉन में 840 रेक्टेंगल का डिफरेंस और रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0, 2 से 3 बार, 2 से, ओके यही गलती हुई थी। ठीक है, या 3 से काट लेते हैं, 3 से 2 बार, और 3 से 2 बार 6, और ये 8 बार, 3 8 24, ठीक है, और यहाँ पर 14, तो यहाँ पर आएगा 100/14। ठीक है, 14 से कहीं ना कहीं ये जाएगा आपका 14 7 98, 7 पॉइंट समथिंग के आसपास जाएगा। अप्रोक्सीमेटली पूछा था तो 7% आंसर है। ठीक है, 14 7 98, 98 आएगा, तो इसका मतलब 7% के आसपास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको कर सकते हो आप इस तरह से। इसने कहा एक ट्रेन जो है 2 प्लेटफॉर्म 1600 और 800 मीटर को 100 सेकंड में और 60 सेकंड में पार करती है। ठीक है, इसका मतलब दोनों जगहों पर कहीं ना कहीं ट्रेन की जो ट्रेन का अच्छा एक ट्रेन है, ओके, दोनों जगहों पर स्पीड सेम रही होगी ना। ठीक है, ठीक है, देखो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट केस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेकंड केस, नहीं स्पीड ऑफ फर्स्ट केस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेकंड केस। दोनों जगहों पर ट्रेन ही चल रही थी तो स्पीड कांस्टेंट रही होगी। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस पहले में 1600 प्लस ट्रेन की लेंथ पार करी होगी कितने सेकंड में, 100 सेकंड में, और फिर 800 प्लस ट्रेन की लेंथ पार करी होगी कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 और ये 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई 6 8 40, 800 प्लस 3t और इज इक्वल टू 5 8 40, 4000 प्लस 5t। ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो 800 बचेगा और ये इधर चलाएगा तो 2t। इसका मतलब ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी रही होगी, 400 मीटर। करेक्ट आंसर। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट थी और स्पीड में कोई दूसरा आर्टिकल चल ही नहीं, रिलेटिव स्पीड जो आएगी ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक शॉपकीपर ने 50 किलो शुगर खरीदी 38 के हिसाब से और उसको, ओके ये तो एलिगेशन का क्वेश्चन है, रेट लिख लो पहले 38 रुपीज पर केजी के हिसाब से और दूसरा है 41 रुपए पर केजी के हिसाब से। इसको बेचना है, किस रेट में बेचेंगे पता नहीं हमें। इसका जो क्वांटिटी है वो 50 और 100, मतलब कहीं ना कहीं 1:2 के रेशियो में आनी चाहिए। इसका मतलब इनका डिफरेंस कितना है, 3 की वैल्यू 3, इसका मतलब ये 1 ही आएगा और यहाँ 2 ही आएगा। ये वैल्यू माइनस करने के बाद 1 और 2 आएगी। 41 में से क्या माइनस करें, 40 में से 38 माइनस करें 2। इसका मतलब वो जो सीपी है वो 40 होना चाहिए, लेकिन इसने कहा था कितने पर बेचे, 12% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, इसका मतलब अगर 40 को 112% पर बेचोगे तो एसपी आ जाएगा ना। ठीक है, तो 0 से 0, 2 चौक 8, 1 448, 44.8 रुपीज में बेचोगे आप। ठीक है, इस तरह से आप इसको
कर सकते हो। पहले आप देखो, जब भी आप यहाँ निकालो तो सीपी रखोगे, सीपी निकल जाएगा तो उस पर आप प्रॉफिट का गेन कर लेना। इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो का। रेशियो गिवन है ए बी और सी का रेशियो गिवन है आपको 5:8। बी और सी और ए प्लस बी का रेशियो गिवन है आपको 4:7। मतलब अगर यहाँ पर ये तीनों बंदे मौजूद हैं तो 5 और 8 ये 13 आ रहा है और ये 11 आ रहा है। ठीक है, इनको सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए इसको 11 से मल्टीप्लाई, इसको 13 से, तो ये सेम हो जाएंगे, 143 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 143। तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करें तो सबको 11 से करो, 55, 88, 13 चौक 52 और 13 सत्ते 91। ये वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये ए है, ये बी प्लस सी है, ये सी है, तो ये ए प्लस बी है। ठीक है, अब मुझे ए और सी का तो रेशियो पता चल गया है। ए का वैल्यू 55, सी की वैल्यू आपको पता चल गई 52। ठीक है, अब अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी है तो अगर ए और बी 91 है उसमें से माइनस कर दे, या बी और सी 88 है उसमें से ये सी माइनस कर दे, तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो 8 में से 2 गए 6 और 8 में से 5 गए 3। ठीक है, 36 इसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू आपकी 143 आ रही है। लेकिन इसने कहा था एबीसी की वैल्यू 143 की जगह है 3861। ठीक है, 143 की जगह 3861 है। कितना टाइम से ये 143,861 से डिवाइड कर दो, 3861 को डिवाइड करो 143। 13 से काटेंगे या पहले 11 से काट लेते हैं। 11 कम 11, 11 3 33, 11 से 3 बार 33, 5 बचे, 5 और 6 11 बचे 55 और 11 13 से 13 दूनी 26, 9 बचे 13 सत्ते 91, 27 आ रहा है। ठीक है, 27 गुना है ये। तो आपको क्या चाहिए, बी की वैल्यू। इसको भी 27 टाइम्स 6 7 42, ओके, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे 1562 आना चाहिए। 36 इंटू 27, 6 7 42, 3 7 21 और ये 25, 2 6 12, 2 3 6 7। 972, 972, ओके सॉरी, ये वाला करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको ये क्लियर रहा होगा, कोई डाउट इसमें किसी भी तरह का नहीं है। ठीक है, ये आंसर नहीं है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए की वैल्यू 20% लेस है किससे, बी से। ठीक है, ओके, ए और बी लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 20% लेस, 20% लेस मतलब अगर 1/5 होता है तो अगर बी 5 है तो ये 4 है। इसने कहा सी 30% ज्यादा है ए से, तो अगर सी 30% ज्यादा है तो हम यहां पर लिख सकते हैं सी की वैल्यू 30% ज्यादा है, मतलब अगर ए की वैल्यू 10 है तो ये 13 है। ठीक है, ए से कंपेयर कर रहा था इसलिए बी को ए को बीच में रखा है, तो यहां पर 10, यहां पर 4, 2 2 5। अब मल्टीप्लाई करो 26:20:25, ये रेशियो आया। ब्लैंक रेशियो में आप सीख सकते हो ये वाला मेथड। इसने कहा कि अगर बी को इंक्रीज कर दिया जाए 20%, बी को 20% इंक्रीज कर दिया जाए, सॉरी डिक्रीज कर दिया जाए। अच्छा, बी तो ये 20% मतलब 10% 2.5, 20% 5 कम हो गए तो 20 हो जाएगा। और सी 10% इंक्रीज हो जाए 10% अगर इंक्रीज हो जाए तो 10% का मतलब 2.6 मतलब 28.6 आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसने पूछा है कि सी बी सी से कितना अधिक है, सॉरी सी बी से कितना अधिक है। तो सी जो है वो 8.6 ज्यादा है किससे, बी से, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 0 से 0, 2 से 43, तो 43% ज्यादा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस हैं। देखो यहाँ पर पटवारी के जो क्वेश्चन में आपने देखा होगा ये कॉन्सेप्चुअली हैं, बहुत ज्यादा, मतलब अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस फॉर्मूले पर बेस्ड नहीं है, केवल फॉर्मूले पर बेस्ड नहीं है। इसने का एक अमाउंट है 6750, उसको डिवाइड करना है ए और बी और सी के बीच में इस तरह से कि ए जो है बी का 3/7 ले रहा है, मतलब अगर बी 7 है तो ए 3 ले रहा है, और सी, नहीं गलत बोल रहा हूं मैं, ए जो है बी और सी टुगेदर का 3/7, इसका मतलब अगर ये 7 है तो ये 3 है, ये रेशियो है। ठीक है भाई, 3:7 रेशियो है। और नेक्स्ट इसने बोला कि सी बी जो है ए और सी का 7/8, मतलब अगर 8 है तो ये 7 है,
तो यहाँ पर ये 10 आ रहा है और यहाँ पर ये आ रहा है 7 और 15 आ रहा है। ठीक है, तो इनको इक्वल होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी तीनों बंदे मौजूद हैं। तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये दोनों 30-30 हो जाएंगे। ये कितना आ जाएंगे 30। तो अब इसको 3 से 3 टाइम्स 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 7 21, 2 7 14 और 2 8 16। ठीक है, ये रेशियो है। इसका मतलब यहाँ पर ये तो ए है, ये बी और सी है, यहाँ पर ये बी है और ये ए और सी है। इसका मतलब मुझे पता चल गया ए बी सी का रेशियो, तो मुझे पता चल गया कितना, ए की वैल्यू 9 है तो बी की वैल्यू 14 है और सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे 21 में से 14, तो 6 और 7 आएगा। ये रेशियो आ रहा है 9, 14 और 7। लेकिन इसने कहा था कि वैल्यू कितनी है 6750। इसकी अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो वैल्यू 30 है, 30 की वैल्यू 6750। तो 30 का 2 टाइम्स 60, 30 का 25 टाइम्स 750। तो 2 to 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ए और बी का वैल्यू निकालनी है 25 टाइम्स 225। तो 14 और 9 कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू जो है वो 23 आएगी। तो 23 को 225 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 225 को जब आप 23 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 7, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, तो इसका लास्ट में 7 5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? पूरी कैलकुलेशन मैंने नहीं करी, बच सकते हैं जहां तक वहां तक बचेंगे, चाहे थोड़ा भी टाइम बच रहा है तो काफी टाइम हमारा सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पर है एक मार्क प्राइस गिवन है 1900 रुपए का, एमआरपी गिवन है 1900 रुपए की। इसने कहा कि उसको वही 2 डिस्काउंट के साथ लेकर आए, जिसमें से एक 5% है और एक और परसेंट कुछ डिस्काउंट रहा होगा, जिसकी वजह से वैल्यू इसकी इतनी हो गई होगी। तो अगर मैं इस पर 5% का डिस्काउंट देता हूं तो 5% का मतलब है 10% तो 190 और ये 95। तो कहीं ना कहीं आप ये कहोगे 285 रुपए का इसको डिस्काउंट मिला होगा। सॉरी, कुछ गलत हो गया, ना ना ना, 95 का डिस्काउंट मिला 5%। तो 95 का जब इस पे से डिस्काउंट मिला होगा तो ये 1805 की पड़ी होगी, 1805 की। इस पर एक और डिस्काउंट देने पर ये 1624 हो जाता है 0.5। ठीक है, इसका डिफरेंस निकालते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं तो 180.5 आएगा। अगर ये डिस्काउंट मिल रहा है किस पर, 180.5 पर, सॉरी 1805 पर, तो इसका परसेंट कितना होगा? आप ये कहोगे भाई 10% होगा। इसका मतलब जो सेकंड रेट ऑफ डिस्काउंट था वो कितना था? 10%। पहले यहाँ पर 5% कम कर दिया, ये आया, फिर इस पर कुछ डिस्काउंट हुआ होगा जो कि इतना आ रहा है, माइनस करने पर ये डिस्काउंट इस पर कैलकुलेट हुआ होगा जो कि 10% था। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसने कहा कि पाइप ए है जो 1/3 टैंक को 6 घंटे में भरता है। अब भाई आप एक बताओ, अगर 1/3 टैंक को भरने में 6 घंटे लग रहा है तो एक टैंक को भरने में 18 घंटे नहीं लगने चाहिए? तो हमने कहा कि ए किसी टैंक को 18 घंटे में भरता है। ठीक है, और बी जो है इतना टैंक मतलब 2/3 टैंक को भरने में 20 घंटे लगा रहा है। तो इसका मतलब एक टैंक को भरने में 20/2/3 मतलब ये आ जाएगा 30 घंटे लगाएगा। ठीक है, और इसने कहा कि जब टैंक एम्प्टी होता है तो सारे पाइप एक साथ चलते हैं तो 18 घंटे में टैंक को भरते हैं। कितना? 3/10। अच्छा, 3/10 खाली रह जाता है, इसका मतलब 7/10। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 7/10 टैंक को खाली भरने में 18 घंटे लग रहे हैं, तो एक टैंक को भरने में मैं कह सकता हूँ 180/7 घंटे लगेंगे, 180/7 घंटे। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 180 का 10 टाइम्स, 30 का 6 टाइम्स और इसका 7 टाइम्स। तो ये एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर देखो, एलसीएम तो लेना आपको आता ही होगा, केवल न्यूमरेटर का एलसीएम लिया और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो यहां पर आप ये देखो किससे मल्टीप्लाई करें जो आ जाए, तो 7 से 7 कट जाएगा तो 180 आ जाएगा। पाइप सी की पूछा है कि पूरे टैंक को कितने, मतलब हमें एफिशिएंसी चाहिए। आप ये बताओ, अगर ये जो एफिशिएंसी है वो तीनों पाइप की है, क्योंकि तीनों पाइप ने इतने टाइम में भर रहे थे तो इतनी एफिशिएंसी रही होगी। आप ये बताओ, अगर बाकी दो की एफिशिएंसी जो है 16 है, 16 में से कुछ माइनस हुई होगी तब ये जाकर 7 आई होगी, तो सी की एफिशिएंसी क्या है, मैं बोल सकता हूँ 9 रही होगी, -9, क्योंकि 16 में से 9 माइनस होंगे तो भी तो 7 आया होगा। या आप इस इक्वेशन में भी डाल सकते हो ए और बी की वैल्यू, जिसकी वजह से सी की वैल्यू -9।
तो इसने कहा कि अगर सी इस पूरे टैंक को खाली करता है 180 को, तो 9 की एफिशिएंसी से कितना टाइम लग जाता? 20 घंटे लगते। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होता। क्लियर है? उम्मीद है यहां तक आपको ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लाइब्रेरी में 221 विजिटर्स हैं संडे में, ओके, और एवरेज विजिटर इतने हैं 249 सैटरडे में, ओके। एवरेज और अदर डेज जो है जनवरी के उतने हैं एक्स है। स्टार्टिंग विथ थर्सडे, जनवरी का मंथ है, जनवरी का मंथ है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, मैं इसको आपके सामने समझाने के लिए मैं पूरा कैलेंडर बना लेता हूँ। थर्सडे से दिन शुरू हो रहा है, तो थर्सडे यहाँ पर स्टार्टिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 दिन का महीना है। तो इसने कहा कि संडे का एवरेज इतना है। संडे कितने हैं हमारे पास? हमने कहा भी देखो, संडे है हमारे पास कितने? 4 संडे है हमारे पास 4, तो 4 का एवरेज 221 था, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं 884 इसका सम रहा होगा। एवरेज ऑफ 249 एंड सैटरडे के 5 है, तो 5 को 249 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 9 45, 4 कैरी, 5 4 20 और 4 आ गया, 2 कैरी ऑन हो गया, 2 5 10, 10 और 2 1225। ठीक है, सॉरी 1245। इसने कहा बाकी जो बचे दिन हैं, बाकी जो दिन बचे हैं, अगर इसका मतलब सैटरडे हट गया हमारे पास, तो सॉरी संडे हट गया और सैटरडे हट गया, ठीक है, सैटरडे और संडे हटाया, तो इसका मतलब हमारे पास दिन बचते हैं कितने? 5 और 9, 5 और 4 9, 9 दिन हटा दो आप, तो कहीं ना कहीं हमारे पास कितने दिन बचते हैं? 31 में से अगर 9 दिन हटाओगे तो 22 दिन बचेंगे। तो 22 दिनों की जो एवरेज है, ठीक है, 22 दिनों की जो एवरेज है वो हमें गिवन है एक्स, नहीं सॉरी, नहीं ये भी बताया पूरे महीने का 195 है, तो पूरे महीने की मतलब 31 डेज की जो एवरेज है वो 195 है, तो मैं ये माइनस कर लूंगा, बाकी डेज के सम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलो एवरेज हमें पता है एक्स, यहां पर वैल्यू आएगी कुछ, तो 31 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 195 इंटू 31, 1 5 5, 1 9 9, 1 1 1, 3 5 15, 3 9 27, 28, 2 कैरी ऑन, 3 1 3 और 2 5, 6045, 6045 आ रहा है, और 6045 में से हम माइनस कर लेते हैं 9 9 और ये 8 और 4 12, एक कैरी ऑन, 9 10 11, 2129। ठीक है, इतना ही आएगा ना, 884 और 1245, 9 8 और 4 12, 9 और 2 11, 2129। ठीक है, तो 2129 अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, 15 में से 9 गए, आप ये कहोगे 6, यहाँ पर बचा 3, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पर 9 बचे थे, सॉरी 0, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पर 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, तो इतना आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 3916 आ रहा है। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? x निकालने के लिए 3916 को डिवाइड करना है 22 से। ठीक है, 22 से डिवाइड करोगे तो पहले 2 से कर लेते हैं, 2 से 11 बार, 2 से 1 9, ठीक है, ठीक है, हाँ 1958, और यहाँ पर 8 और 17, 17 में से, ठीक है 11 से, 11 1 से 11, यहाँ पर बचा हमारे पास 8, 7 बार, ठीक है 77, 77 और हमारे पास बचा 8, 178, 178 इसका करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लेंथी था ये क्वेश्चन, लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन तो हमें करनी पड़ती है, बच भी नहीं सकते थे। ठीक है, तो इतना तो हमें करना पड़ेगा, तो 178 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बार ग्राफ का। इसने पूछा है फाइंड द एवरेज सेल ऑफ द कंपनी पी
रेशियो बताना है पी कंपनी का 2012 से 14 तक, पी कंपनी 2012 से 14 तक, इन सभी का ऐड कर लो, ठीक है। और क्यू का 14 से 16, क्यू का 14 से 16, इनका एवरेज और इनका एवरेज, ठीक है। तो 4.5 और 2.5 ये आ जाएगा 7, 7 और 3 10, 10.5, ठीक है, ये आ गया। एवरेज निकालना है, देखो यहाँ पर भी 3 का एवरेज निकल रहा है, यहाँ पर तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों का बेस सेम है तो छोड़ो। और यहाँ पर 14 से 16, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर ले, प्लस कर लेते हैं, 1.9, 2.9 और 4.2, 8 9 9 8 18, 18 और 2 20, 4 और 2 7, 8 7 और 2 9, 9 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे तो 0, 5 से काटते हैं, ठीक है, 5 से या 3 से काट लेते हैं, 3 से 30 बार, 3 से 3 और 5 35, 5 से 7 बार, 5 से 6 बार, तो 7 और 6 का रेशियो इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर है, ठीक है। एक और टेबल वाला हमारे पास डीआई है, देखो इसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय ए एंड बी इन जून, ठीक है, जनवरी से लेकर जून तक ये सेल दी हुई है हमें। इसने पूछा एवरेज नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय बी इन फेब्रुअरी, फेब्रुअरी अप्रैल एंड जून, अप्रैल एंड जून, इनका एवरेज, ठीक है, ठीक है, इनका एवरेज निकाल ले, पहले सब सम कर लेते हैं इनका, तो 0 0 0, 4 और 1 5, और ये 3 और 2 5 6 7 8, 850 आ रहा है, ठीक है। अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 दूनी, बाद में देखेंगे इसको, एवरेज बाद में निकालेंगे, ठीक है। 0 0 0 आ जाएगा, ये 4 और 1 5 आ जाएगा, 5 6 7 7 आ रहा है, 750, ठीक है। अगर एवरेज निकालते हैं तो 250 आ गया, एवरेज इसका 250 है। चलो इसमें पूछा है इसने कंपनी ए का जनवरी मार्च में, जनवरी मार्च और मई, इन सभी को ऐड करोगे तो 4 और 4 8, 8 और 2 10, 3 और 2 5 6 7 8, 800, ठीक है। यहां पर भी इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, एवरेज निकालते ही नहीं है, बाद में परसेंटेज पे एवरेज निकाल देंगे, तो 750 रही है, ठीक है। तो ये 8 किससे कंपेयर कर रहा है, ए से कंपेयर कर रहा है, तो 750 जो है वो 800 का कितना परसेंट है मल्टीप्लाई, लेकिन एवरेज निकालने के लिए दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। चलो तो हमने कहा कि 3 से 250 बार गया, 0 से 0 चला गया, और 8 से आपका हो गया, 8 से 3 बार 24, और एक बचा 8 से 1 बार 8, 31 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, 31.25 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाद में एवरेज हमने निकाल दी, ठीक है। परसेंटेज की भी एवरेज आप निकाल सकते हो। यहां पर क्वेश्चन है 29983850 और 5341 से एक नंबर डिवाइड करता है 2 डिजिट नंबर, और उसका हमें और रिमाइंडर आता है y, मतलब सभी में सेम है, तो इसका मतलब ये केस वो हो गया 29983850 और 5341, ठीक है। इसका HCF निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक HCF ही वो एक ऐसा नंबर आएगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर सेम देगा, ठीक है। रिमाइंडर चाहे कुछ भी दो, ठीक है। पहले इनका डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस का HCF आपको निकालना है, ठीक है। डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस आएगा आपके पास 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर 4 बचे, 14 में से 9 गए 5, ठीक है। और यहाँ पर बचे थे हमारे पास 7, 7 में से 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए 8, 852, ठीक है। उम्मीद है यहां तक ये क्लियर है आपको। इन दोनों का भी आप डिफरेंस निकाल सकते हो, वैसे एक डिफरेंस से ही काम बन जाएगा, इसको 3 डिजिट में लेकर आना है, या इसका भी निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं इसका भी डिफरेंस। 11 में 1 में से 1, 14 में से 5 गए 9, और यहाँ पर 12 में से 8 गए 4, और यहाँ पर बचा 4 में से 1 है 1491, ठीक है। इन दोनों का भी डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का ही निकाल सकते हैं बस। 852 को डिवाइड करते हैं, से डिवाइड करते हैं 1491 को, 1 852, ठीक है। यहाँ पर 11 में से 2 गए 9, यहाँ पर बचा 8, 8 में से 5 गए 3, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 13 में से 8 गए 5। इससे डिवाइड करेंगे 852 को,
ठीक है, इसका 539, पहले अपन देख लेते हैं, डिफरेंस से ही निकाला ना। 14 में से 5 गए 9, और यहाँ पर 12 में से 8 गए, ठीक है, और यहाँ पर 4 में से, ठीक है, इतना आया। 12 में से 9 गए 3, यहाँ पर आपके पास 4 में से ये आया 1, और यहाँ पर 213। ठीक है, 213 से अगर देखा जाए 539 को डिवाइड करें, एक सेकेंड रुको, यहाँ पर बचे थे 13, 13 में से कुछ गलती हो रही है यहाँ पर, या तो हमने माइनस कुछ गलत कर लिया है, रुको, डिवाइड होना चाहिए यहाँ पर ये। ठीक है, पहले देख लेते हैं, 3850 को डिवाइड कर माइनस करते हैं 2998। 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर 4 बचे, 14 में से 9 गए 5, और यहाँ पर बचे हैं हमारे पास 7, 17 में से 9 गए 8, 852, हमने कुछ और लिख दिया था क्या, 852। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस 5 3 4 1 में से 3850 माइनस करना है, यहाँ पर 1, 14 में से 5 गए 9, यहाँ पर 12 में से 8 गए 4, और यहाँ पर बचा हमारे पास 4, 4 में से 1, ठीक है, 14 से 51। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड करते हैं 1491 को 852। ठीक है, 852 एक कम 852, यहाँ पर बचेगा 9, और यहाँ पर आएगा आपके पास 11 में से 2 गए 9, 8 में से 5 गए 3, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 14 में से 8 गए 6। ठीक है, अब यहाँ पर 852 को डिवाइड करेंगे, एक कम 639, 12 में से 9 गए 3, और यहाँ पर 4 में से 1, और यहाँ पर 213, 639 डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो 213 का 3 गुना जाएगा, इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ ये आ गया। तो 213 तो 3 डिजिट है, इसको किससे डिवाइड करें, 3 से कर लेते हैं 71, तो 2 डिजिट आ जाएगी, 2 से तो डिवाइड होगी, इसका मतलब इन सभी का एचसीएफ 71 होगा, जो इनको सबको डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आएगा। लेंथी क्वेश्चन है ये। ठीक है, टाइम बचेगा तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, कोई बात नहीं। तो 71 इन सभी का क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, जो इन सबको डिवाइड करेगा, बाकी डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसने कहा कि 2x, इसका मतलब मुझे पहले इसका एक रिमाइंडर भी चाहिए, एक रिमाइंडर भी चाहिए। 2998 को 71 से डिवाइड करोगे तो 71 इंटू 4, 71 इंटू 4, हाँ 71 इंटू 4 कर लेते हैं, तो 4 4 जा 4, 7 4 जा 28, 284, यहाँ पर बचेगा 5, और यहाँ पर बचेगा 18, और यहाँ पर 71 इंटू 2 142, और यहाँ पर बचेगा 6, और यहाँ पर 16, तो 16 रिमाइंडर बच रहा है। तो 2 गुना x, 2 गुना ये 71, तो यह आ जाएगा 142, माइनस 3 गुना रिमाइंडर 48, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास कितना, 142 में से 48, 94 करेक्ट आंसर। सॉरी कुछ गलत हो गया, 16 थे 48, 12 में से, हाँ ठीक है 194 करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक ये क्लियर है। लेंथी क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा, अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, किसी एक पोल को पार करती है 18 सेकंड में, और दूसरी ट्रेन को 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में 13 सेकंड्स में। चलो, इसने कहा कि फिर वो जो बी ट्रेन है वो सी ट्रेन को पार करेगी। 3 केसेस हैं एक साथ। चलो पहला केस देखते हैं। 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि एक पोल को 18 सेकंड में, इसका मतलब स्पीड आएगी आपकी 18 सेकंड में। ठीक है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, आप ये कहोगे भाई स्पीड आ जाएगी इसकी 240/18, 6 से 3 बार, 6 से 4 बार, 40/3, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है। 40/3 को मीटर पर सेकंड से हम किलोमीटर पर आवर में बदलें तो 5 अट्ठे 40, 3 6 18, तो इसका मतलब 6 8 48 इसकी स्पीड रही होगी। पहले वाली ट्रेन की स्पीड 48 रही होगी। वो पास करता है दूसरी ट्रेन को जो कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ मिस्टेक है, एक बार चेक करते हैं। 60 है भैया, ये 60 है।
ठीक है, इसको करेक्ट कर लो आप, 60 है। टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा है, चलो खैर कोई बात नहीं। 60 है इसकी स्पीड, जो कि ओपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, चलो अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूसरे केस में वो एक दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो उस ट्रेन की लंबाई मुझे नहीं पता, तो 240 प्लस ट्रेन 2 की लंबाई मैं T2 मान लेता हूं, और स्पीड ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने की वजह 60 प्लस 48 108 हो जाएगी। ठीक है, 5/18 से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है 13। ठीक है, तो यहां पर आप इसको काट सकते हो 9 से 2 बार, 9 से 1 12 बार, 2 से 6 बार, तो 5 6 30, 13 3 39, 390, 240 प्लस T2, और T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। दूसरी ट्रेन की लंबाई आ गई 150। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मच टाइम इन सेकेंड्स विल ट्रेन बी टेक टू ओवरटेक 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन सी। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब वो एक 250 मीटर की ट्रेन, ये वाली जो T2 ट्रेन थी, 250 और 150, ये कहीं ना कहीं 400 मीटर की दूरी तय होगी, और पहले वाली की स्पीड तो पता ही है आपको 60 है। 60 माइनस 44, ठीक है, 60 माइनस 44 करोगे तो आप ये कहोगे 16 की उसकी स्पीड रहेगी। ठीक है, और यहां पर 16 की स्पीड 5/18 करना पड़ेगा, और टाइम कितना लगेगा ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, 16 पंजे 80, आप ये भी कह सकते हो 8 और ये 9, 5 8 40, 40 से 10 बार, और टी की वैल्यू आ जाएगी 90। इसका मतलब 90 सेकंड में वो एक दूसरे को पार करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई है, पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, चैनल पर कंटेंट समझ आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए पेपर के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।